और बाकी आप बोल देना था। हाँ बोल दूँगा। मैं बाकी हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पिछले 6 वर्ष से, जब से भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी, तब से एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे और कहते रहे कि हमने प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और जितना भ्रष्टाचार इस 6 वर्ष में हुआ है, शायद ही किसी सरकार में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार पे कहीं अखबार में या कोई मीडिया में इस बात को लेकर के कोई डिबेट हुई हो या कोई चर्चा हुई हो। एक बड़ा ताज़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है। भाजपा और जेजेपी दोनों ने मिल करके जहाँ इस लॉकडाउन के दौरान 9 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उन 9 बड़े घोटालों में सबसे पहला घोटाला इस सरकार का जो था वो धान का घोटाला था, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई, जिस पे मुख्यमंत्री ने खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि नमी के नाम के ऊपर जो पैसा लिया जाता है, हमने जब कहा था कि पैसा किसके खाते में जाता है तो कहा था मैं जांच कराऊंगा। आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद सरसों की खरीद में घोटाला हुआ लॉकडाउन के दौरान, और उस वक्त 4 सेक्रेटरी सस्पेंड किए गए थे। अब उन 4 को बहाल कर दिया गया, और जब उनको सस्पेंड किया गया था तो उनके ऊपर आरोप ये लगाए गए थे कि इन्होंने राजस्थान से खरीद करके सरसों जो है सस्ते में और हरियाणा में महंगे में बेच के गोदाम में भरवाई है, ये उसमें शामिल है। ना तो जो सरसों लाया था खरीद के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, और ना जिन अधिकारियों ने मिल करके उस सरसों को गोदाम में भरवाया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद गेहूं का घोटाला हुआ, और गेहूं का जो घोटाला था उसके अंदर पर बैग के हिसाब से पैसे लिए गए, आड़ती से भी लिए गए, माल ढुलाई करने वाले से भी लिए गए, जिनको टेंडर दिया गया उनसे भी लिए गए। उसकी भी कोई जांच नहीं हुई, वो भी हजारों करोड़ रुपए का मामला है। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, शराब का एक माफिया खड़ा हुआ, शराब चोरी कराई गई, शराब गांव-गांव के अंदर लॉकडाउन के दौरान घरों में सप्लाई की गई। ये सरकार ने स्वीकार किया, और उसके ऊपर 3 जांच एजेंसियां बैठाई अलग अलग। पहले एससीटी से इसकी जांच हुई, उसके बाद विज साहब ने उसको विजिलेंस को सौंपने का काम किया, और विजिलेंस ने उस जांच को फिर आगे चीफ मिनिस्टर को जांच पूरी करा करके दी। मुख्यमंत्री क्योंकि उसको इसलिए टेबल नहीं कर रहा, सार्वजनिक नहीं कर रहा कि उसके अंदर उसकी सरकार में बैठे बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, मंत्री वो शामिल हैं, उनके नाम सीधे तौर पे है। उनको कैसे बचाया जाए इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भेज दी कि वो अध्ययन करे। इससे अच्छा तो फिर ये था कि पहले चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे लगा देता जांच। फिर उन अधिकारियों की जांच करने का क्या फ़ायदा हुआ जिन्होंने इसमें मेहनत करी, जिन्होंने इसमें असलियत का पता लगाया, और जिन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों का नाम उसमें लिखा, नाम उजागर किया। अब कहीं उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, और उन अधिकारियों पे भी उंगली उठेगी जिन्होंने सही लोगों के नाम इसमें डाले थे। वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो सरकार में बैठे लोगों ने माना, इनके मिनिस्टर ने माना, चीफ मिनिस्टर ने माना, अधिकारियों ने माना, और ये भी कहा कि 300 से ज़्यादा अधिकारी इसमें शामिल है
आज तक किसी एक अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं। जिस किसी अधिकारी को, नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया था, वो सारे के सारे दोबारा बहाल कर दिए गए और उन्हीं की पोस्टों पे लगा दिए गए जहाँ से उनको सस्पेंड किया गया था, जहाँ से उनको हटाया गया था, जहाँ उनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद ये जो दवाइयाँ खरीदी गई कोरोना की, इस कोरोना की जो महामारी के अंदर कोरोना के नाम के ऊपर जो दवाई इन्होंने खरीदी, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 450 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग उसमें हुई है और उसकी भी जांच की मांग उठी थी, लेकिन उसके ऊपर भी लिपापोती कर दी, उसकी भी कोई जांच नहीं है। अब उसके बाद जो है एक और इतना बड़ा घोटाला है जिसमें हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार में बैठे लोगों ने खाया, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर जो कहता है मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसी चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया है, आप खुद सुनकर के हैरान हो जाओगे। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर कोई भी सरकारी ज़मीन जो है, चाहे वो किसी बैंक के खाते में है, चाहे वो ज़मीन इंडस्ट्री किसी बैंक के अधीन आई हुई है, या सरकार को अपनी लैंड है जो किसी से एक्वायर करी, किसान से सरकार ने ले ली, और उस ज़मीन को सरकार अगर कहीं भी आगे अगर बेचना चाहती है, पहली बात तो कोई भी ज़मीन जो सरकार लेती है उसके अंदर साफ लिखा है कि किस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट इस ज़मीन को ले रही है, चाहे वो HSIDC डिपार्टमेंट ले उसको, चाहे हुड्डा ले उसको, चाहे गवर्नमेंट का कोई अन्य डिपार्टमेंट, चाहे पब्लिक हेल्थ ले, कोई मार्केटिंग बोर्ड ले, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ली जाए, हर ज़मीन का पर्पज़ लिखा जाता है कि इस पर्पज़ के लिए इस लैंड को सरकार जो है किसान से लेने जा रही है, और जब उससे लेती है वो पर्पज़ लिख करके उसको उसकी पेमेंट करती है। आगे उस ज़मीन को सरकार, ये भी उस एक्ट में है कि सरकार उस ज़मीन को किसी को आगे ऑक्शन नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। सरकार उस ज़मीन को या तो उस पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करे, अगर नहीं यूज़ करती तो फिर वो किसान से ली हुई ज़मीन उस किसान को वापस करे। ये एक्ट के अंदर है, लेकिन इन्होंने उस एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ा दी। जो कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए 2016 के अंदर एक 2 एकड़ का प्लाट था HSIDC का, उस प्लाट को इन्होंने हुंडई कंपनी को दिया, और उसको जब दिया गया, जब उसकी ऑक्शन की गई तो वो बिका था 288 करोड़ रुपए का, जिससे 288 करोड़ रुपये सरकार को रेवेन्यू आया था। उसके बाद 2017 के अंदर इन्होंने एक 10 एकड़ का प्लाट जो है फिर बेचा, क्योंकि सरकार के पास तो तनख्वाह देने के पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए इन्होंने जो ज़मीनें एक्वायर कर रखी थी वो बेचनी शुरू कर दी। अगली ज़मीन जो इन्होंने बेची थी वो बेची थी 2017 के अंदर, 10 एकड़ ज़मीन थी जिसको इन्होंने बेचा था 884 करोड़ रुपए में। एक कंपनी थी IKEA, ये कंपनी थी, इसको ये ज़मीन इन्होंने दी थी और इसकी कीमत इन्होंने उससे वसूली थी 884 करोड़ रुपये। उसके बाद उसी साल में 2017 के अंदर फिर एक ज़मीन इन्होंने बेची 11 एकड़, जिसकी ओपन ऑक्शन करी थी, और उस ओपन ऑक्शन करके उस ज़मीन को DLF को दिया था। DLF उसमें जो बीडर था वो सबसे बड़ा था, और उसने उस बिडिंग में उस ज़मीन को खरीदा 1496 करोड़ रुपए में। 1496 करोड़ रुपए में वो ज़मीन DLF ने सरकार से खरीदने का काम किया। ये तो ठीक है कि ये ज़मीनें जो बेची गई इनका पैसा ठीक सरकार के पास है, लेकिन उसके बाद अगली जो ज़मीन है वो देखने वाली चीज़ है। आज गुड़गांवा के अंदर, गुड़गांवा भी नहीं, बहुत सारे, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, और बहुत सारे सिटी हैं जिनमें इस लॉकडाउन के बाद 30% जो है ज़मीनों के रेट बढ़े हैं। जहाँ इस लॉकडाउन में और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ, वहाँ ज़मीनों के रेट और शहरी प्रॉपर्टियों के रेट जो 30% बढ़ गए। इसी करके गवर्नमेंट ने भी रजिस्ट्रियों के रेट भी बढ़ा दिए। नई जो उन्होंने वो करी आपके, अब जो इसके लिए खरीद के लिए जो रेट रखे हैं, जो
सर्कल रेट जो है वो भी बढ़ाए हैं। इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि रेट बढ़ गए। उस बढ़े हुए रेट के अंदर जिस तरह से ये ज़मीनें ऑक्शन करी गई थी, उस हिसाब से ज़मीन गुड़गांवा की के रेट और ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। लेकिन एक कंपनी है फ्लिपकार्ट के नाम से, जो पंचकुला का एक बंसल नाम का व्यक्ति है, जिसने अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करा रखी है और वो यहाँ बैठ करके उस कंपनी को चलाता है। और उस कंपनी को इस सरकार ने गुड़गांवा के अंदर 140 एकड़ ज़मीन जो है अलॉट करी है। आप किसी को ज़मीन अलॉट नहीं कर सकते। आप सरकारी ज़मीन की बाकायदा तौर पे अखबार के अंदर ऐड दोगे, आप उसको ऑक्शन करोगे, ऑक्शन की डेट रखोगे। ऑक्शन के अंदर भी मिनिमम एक शर्त है कि 3 कंपनी उसकी बिड के लिए आए। और ज़रूरी नहीं है कि आप 140 एकड़ इकट्ठी लैंड का ऑक्शन करो। लैंड 2-2 एकड़ में, 1-1 एकड़ में भी ऑक्शन की जा सकती है। लेकिन इस कंपनी को बिना किसी ऑक्शन के सरकार ने 140 एकड़ ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर दी। और उसकी कीमत देखो आप, सिर्फ 3 करोड़ 22 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से टोटल कीमत उसकी जो है कोई 450 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जिसमें सरकार ने इसको ये ज़मीन दे दी, जो कि जहाँ 2 एकड़ का टुकड़ा तो 288 करोड़ में जाता है और 140 एकड़ ज़मीन जो है वो 450 करोड़ में दी जाती है। तो कितना बड़ा सरकार को चूना लगा है इसमें, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से कराई जाए या इसकी जांच जो है किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जो निष्पक्ष हो, जो इसमें पता कर सके साफ साफ, बता सके प्रदेश के लोगों को कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन है, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है। और इसको भी जो ज़मीन दी गई है वो सारी इसलिए दी गई है कि वो वहाँ पे सारे के सारे सेलोज बनाए, उसके साथ बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए, इस काम के लिए ज़मीन दी गई है। और कल को ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इस ज़मीन को मुझे लगता है ऊपर का ऊपर बेचने का काम कर देगी। जहाँ ये बहुत बड़ा एक घोटाला यहाँ पे हुआ है, वहीं खाद के रेट बढ़ा करके किसान को कमज़ोर करने का एक प्रयास इस सरकार ने किया है। कहाँ तो किसान के हितैषी होने की बात कर रहे थे, कहाँ 60% रेट बढ़ा दिया। जो 1200 रुपये का बैग था DAP का, वो 1700 रुपये का कर दिया। हमने एक फैसला लिया कि हम कल 12 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन के साथ हम मेमोरेंडम देंगे कि बढ़े हुए रेट जो है खाद के वापस ले, किसी के तीनों काले कानून ख़त्म करे और उसके साथ MSP का नया कानून बना करके किसान को MSP का कानून बना करके उसको आश्वस्त करे कि भाई तेरी फसल को जो है कोई सस्ते में नहीं खरीद पाएगा, और किसान को बाइज्जत सम्मान के साथ घर वापसी करवाए। उसके साथ साथ आज आपके बीच में गोपाल सिंह भाटी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेक अलग अलग पदों के ऊपर रहे हैं। इन्होंने खुद चुनाव भी लड़ा है, असेंबली का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और अलग अलग पदों पे रह करके संगठन में बहुत बड़ा काम इन्होंने कांग्रेस के अंदर किया। संजय गांधी के वक्त से लेकर के अब तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस का दिवालिया पिटा हुआ है, कांग्रेस कई जगह बटी हुई है, कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए भाटी साहब जैसे साथियों ने ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए हम पार्टी के संगठन में काम करेंगे। मैं भाटी साहब का आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अकेले भाटी साहब का नहीं, आपने देखा इनके साथ 500 से ज़्यादा साथी जो हैं, जो यमुनानगर और जगाधरी पंचकुला इन 3 इलाकों से बड़ी संख्या में इनके साथ आए। जितने अंदर खड़े इतने ही साथी बाहर भी हैं, क्योंकि अंदर खड़े होने को भी जगह नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा बाहर खड़े हैं। आज इन सब साथियों ने
चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज ये सब शामिल हो रहे हैं। मैं इन सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आश्वासन देता हूँ कि जहाँ आपने आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके मान और सम्मान को पार्टी बढ़ाएगी। और आपसे उम्मीद करूँगा कि युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं, खास करके नई जनरेशन के लोग आज इनके साथ भाटी साहब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भरोसा देता हूँ कि आपको जहाँ संगठन की जिम्मेवारी सौंपेंगे, वहीं आप लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए और साथियों को जोड़ने का काम करें। आप तो राजनीतिक भविष्य है, आप में से बहुत से ऐसे साथी भी हैं कल जो राजनीतिक तौर पे कहीं अच्छे पद पे बैठ करके लोगों की सेवा करने का काम करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पार्टी और संगठन के लिए काम करोगे। वहीं आपका स्वागत करता हूं और भाटी साहब से कहना चाहूँगा कि भाटी साहब सभी आपके रूबरू हों और सभी भी ये सारी बात आपके सामने बताएं कि इन्होंने किन किन पदों पे काम किया। हरियाणा के भविष्य बैठ जाओ कर लो। मैं चलो हरियाणा के भविष्य और किसान रत्न के नाम से आज जिनको विख्यात प्रसिद्धि मिली है हरियाणा में, हैं भी माननीय अभय सिंह जी चौटाला, उनके साथ बैठे हुए श्याम सिंह जी, हमारे इस पार्टी के इनेलो पार्टी के पदाधिकारीगण, सैनी साहब बैठे हैं, बड़े काम कर रहे हैं यहाँ, जिसका हमारे पुराने मित्र हैं, प्रेमचंद जी पुराने अधिकारी हैं जो हमारे दोस्त हैं। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं मेरे साथ जो लोग आए हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब अपने बिरादरी के अपने अपने वर्ग के युवा साथी, हर उसके एक मैं आज तो सब नेताओं को लेके आपके बीच में आया हूँ। मैं कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको उनमें भी छांट के कि किसके साथ 50 आदमी किस बिरादरी के। मित्रों, दोस्तों, प्रेस वाले बंधुओं, मेरा आपसे, आपकी भी नई जनरेशन आई है, पुराना संबंध रहा है। मैं 18 साल की उम्र के अंदर जेल में गया था संजय गांधी जी के साथ। एनएसए में 75 में, मेरी उम्र कम थी, मैं उस टाइम मैंने सहीगा सेक्रेटरी बना था हरियाणा में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और जब जेपी मूवमेंट चला, जेपी मूवमेंट के अंदर ही मैंने जब विद्रोह देखा था कि ये कंस्ट्रक्टिव वे पे नहीं जा रहे हैं, मैं उस टाइम कांग्रेस में मिला था कि देश को हमें बचाना है, और इसलिए मैंने जो कांग्रेस पार्टी करी थी। वक्त बदला, इंदिरा जी के साथ काम किया, संजय गांधी जी के साथ जेल में रहा, उस टाइम इंदिरा जी के साथ भी 78 में जब वो जेल में, जब भी जेल में रहा हूँ, सेक्रेटरी एनएससी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ प्रदेश का 3 साल तक, जिले की वाइस प्रधान जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैंने 12-15 साल तक अच्छी राजनीति दिल्ली में भी की। मैंने ये बेटे प्लीज चुप रहोगे, डिसिप्लिन दिखाओगे आप तो, डिसिप्लिन पार्टी में रहे आप तो। और 10 साल तक मैंने लगातार बतौर प्रमुख महामंत्री हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का ये सामने दफ्तर है, ये मैंने चलाया। हर महीना रिपोर्ट करनी सोनिया गांधी को मेरी जिम्मेवारी थी। सोनिया, इंदिरा जी मुझे बाई नेम बाई कास्ट जानती थी। राजीव जी के साथ मैंने कई दौरे इकट्ठे किए हैं। नरसिम्हा राव जी का सलाहकार के तौर पर ही मैंने हैदराबाद के कैंप मैंने ही अटेंड कराया था उनसे, और मैं ही वहाँ इंचार्ज था हरियाणा की तरफ से। राजीव जी के साथ अगेंस्ट अभ्यर्थी जो हमारा रंग भेद की नीति थी, उसका मैं ही डेलीगेट था इंडिया से अकेला। और मैं डॉक्टर राम प्रकाश जैसे अनुभवी आदमी का और ईमानदार आदमी का, जब वो मंत्री थे, उनका राजनीतिक सचिव भी रहा। सरकारी पोस्टें छोटी छोटी ये मेरे पास काफ़ी रही हैं, चलो वो छोड़ो बात। आज मित्रों, बड़े उससे मैं 43 साल के बाद मैंने कांग्रेस में आंख खोल ली थी। 43 साल दिन रात करके मैंने और काम नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, मेरा कैरियर सिर्फ राजनीति था। मैं पढ़ लिख के सिर्फ राजनीति में आया था। और मैं राजनीति में क्यों आया था
कि यहाँ सेकुलरिज्म कांग्रेस में था और समाजवाद था। समाजवाद से प्रभावित होके और धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित होके मैं कांग्रेस में मैंने अपनी उम्र लगाई है और मैं सिद्धांतवादी राजनीति रहा हूँ। मैंने कभी अपने नियमों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हालात वो बदल गए कि ना तो कांग्रेस में मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर बुराई नहीं करना चाहता। मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हुड्डा जी, 15 साल अच्छे दोस्तों में रहे हम। अच्छे दोस्तों अमरिंदर सिंह राम रहे हैं, मतलब साथी वैसे नहीं, मैं भाई उनका फॉलोवर रहा हूँ, बल्कि हुड्डा जी का मैं दोस्तों में रहा हूँ, जिसको सारा हरियाणा जानता है इस पर। आज कांग्रेस जब स्लिप कर गई अपने सिद्धांतों से, ना तो कांग्रेस में समाजवाद रहा, ना कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता रही, और 80% जो लोग जो देश आर्थिक तौर पे भी वैसे भी किसानों का देश हो और उस देश का किसान आज के समय में चौक चौक पे धक्के खाता फिर रहा है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जो मान और सम्मान चौधरी देवीलाल ने पगड़ी वाले को, धोती वाले को दिया था, वो सम्मान कहाँ गया किसान के बेटे? वो सारे आप बताओ, किसी की इज्जत है, मान सम्मान है किसी का? कांग्रेस के अंदर जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे सिद्धांतवादी लोगों की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से हम इस पार्टी में आए थे, वहां 90 हजार करोड़ रुपए का एक एक आदमी के ऊपर आक्षेप लग रहा है भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री किस लिए बनाते हैं? तुम 60 हजार एकड़ यहाँ मुख्यमंत्रियों ने बन के किसान की जमीन को सस्ते भाव पे एक्वायर करके उनको सड़क पे खड़ा कर दिया और फिर किसान नेता होने की बात करते हैं। ये शर्म की बात है। तो इसलिए मुझे लगा इस बात का आज कि जितनी मेरी उम्र बाकी है, मुझे चाहिए कि मैं किसान का घर में पैदा हुआ हूं और किसान के लिए कुछ करूं। अब चारों तरफ देश में भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस का जो हाल हो गया ऊपर, वो आपको मालूम है, कहीं 2% वोट पड़ रही है स्टेट में, कहीं 3% पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि किसान के रोते हुए हंसों को पहुंचने के लिए मैं कैसे सहयोगी हो सकता हूं। इसमें मैंने वर्करी, एक मेरे में काम करने की आदत है, मैं शुरू से काम करता रहा हूं। मैंने यही सोचा कि चौधरी देवीलाल का वंशज ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश में, और भाई मुझे तो आबे चौटाला जी पसंद आए हैं उस बात में, क्योंकि क्यों पसंद आए हैं ये मैं बताऊं। कार्यकर्ता इसी पार्टी में होते हैं। मैंने सन 74 के अंदर जब कुरुक्षेत्र काली कमली मैदान के अंदर रैली थी, बंसीलाल का आतंक था, चौधरी देवीलाल को अपने गले में चैलेंजर डाल के माउथ में और रिक्शा में काम करते हुए देखा, मुनादी करते हुए खुद चौधरी देवीलाल को मैंने देखा। मैं आज खुशी है कि मैं उस पार्टी में आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं उस पार्टी में कि जिसने किसानों का मान और सम्मान कराया। मुझे लालच नहीं है, किसी पद का लालच नहीं है, किसी में तो और किसी पद का मैंने वहां भी लालच नहीं किया था। मेरे को कई बार चेयरमैन, आप जिंदा है हुड्डा जी, कई बार चेयरमैन ऑफर की, मैंने जवाब दे दिया, नहीं मैं इन पदों पे मैं संगठन काम करूंगा। जिस तरह के हरियाणा के अंदर नौकरियां दी गई ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, जिस तरह के ओम प्रकाश चौटाला ने दरबार लगा के घर घर का भला किया, वो तो सपना बन जाएगा लोगों का। आज का मुख्यमंत्री 15 साल से आप देख रहे, मुख्यमंत्री लोगों को नहीं जा सकता। और ये तो जनमानस के लोग थे, चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला। और मैं एक बात को पब्लिक में कहता हूं, जो आज अबे जी के सामने भी कहूंगा इस बात को, मैंने आज तक इनको कोई बात नहीं कही, कि मैं एक ऐसे संस्कारी आदमी के नेतृत्व में ये पार्टी नलो ज्वाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर पारिवारिक संस्कार भी है, जिसके अंदर किसान का खून भी है। पारिवारिक संस्कार, मैं संस्कारों की बात ही बताता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा, इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी, ये कोई आप प्रेस वाला भाई पूछ रहा था इनसे, इन्होंने कहा कि मैंने आज से 2 साल पहले तक अपने घर की, जो कोठी में ये रहते, रोटी नहीं खाई। मां समझ के बड़ी भाभी के घर से रोटी मेरी थाली आया करती थी, मेरे बच्चे घर खाया करते थे। आज ये तो वो बात लक्ष्मण ने की होगी और यह अवैध सिंह। ये होते हैं संस्कार। जिस दिन राजनीति में आए थे, दुर्भावनावश चौटाला जी जेल में चले गए। किस लिए गए थे भाई जेल में? जो कांग्रेसी जाएंगे अब जाने के लिए तैयार है, कुछ और पहले चले गए हैं, भ्रष्टाचार में गए। अरे ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई है किस लिए? कि गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान के बेटे को से नौकरी दे दी।
रोजगार देना यही जुल्म था। आज तुम्हारे मंत्री संतरी ऊपर से नीचे तक चाहे पिछले भी रहे हैं, लूट रहे हैं। जेलें तो उनके लिए हुआ करती है, क्योंकि ये किसान के चलते हुए जुलूस को, उनकी तरक्की को रोकने का एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का कि चौटाला जैसे किसान नेता को अंदर कर दो, झूठे सभी और लगा दो। आज उम्र पूरी हो रही है, तब भी जमानत नहीं हो रही है, तब भी जेल की बात करते हैं। दूसरा मैंने ये देखा भाई, जब चौटाला जी अंदर चले गए, अजय जी चले गए, छोटे बच्चे थे, या तो इतिहास में कभी भरत ने राम की जुत्ती सिंहासन पे रखी होगी और राज किया, या अभय चौटाला ने अजय को और ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानकर के जेल में जब थे, तो उस भरत की तरह इस आदमी ने उनकी सेवा की। अपनी पत्नी विधायक नहीं बनाई, आज उनकी पत्नियां विधायक हैं। एमपी बनाया है बेटा उनका, अपना लड़का नहीं बनाया था, दुष्यंत को हिसार से बनाया है, रोटी उनके घर की खाई है। आज अगर इंसो का प्रधान बनाया, अपना बेटा अर्जुन नहीं बनाया था, बल्कि दिग्विजय सिंह बनाया था, और भाई का इतना ख्याल रखा था कि भाई आज संकट में है और मैं उसका। ऐसे संस्कारों वाले आदमी को क्या हरियाणा को ऐसे संस्कार की, मित्रों छोटे बच्चे बताओ, जरूरत है ऐसे उसकी? क्या मेरा फैसला ये ठीक है कि मैं इनका साथ देना चाहिए? वही बात समझते हुए मैं इसमें आया हूं। मैं अंततः कार्य करता हूं, मैं ही सारे काम दफ्तर के करता रहूं। 15 दिन मैं ही रिपोर्ट किया करता था सोनिया गांधी को ऐसी बात में। आज मैं इस बात का भाई, हरियाणा के अंदर जो त्राई मची है, 2 कुंभ में अब लोग सब बर्बाद हो गए हैं। अभी जी कह रहे थे जैसे उन्होंने जमीन एक्वायर की, फ्लिपकार्ट और ये आए हैं, छोटा दुकानदार भी खत्म, किसान भी खत्म, मजदूर भी खत्म है। तुमने सबका ही रोजगार चला गया, किसी बच्चे को नौकरी मिलती है क्या? भ्रष्टाचार मेरे हल्के में, मेरे जिले में, एक मंत्रालय के अंदर मेरे पास बहुत रिपोर्ट है। 14 साल बात होगी, खोल लूंगा 4 दिन के बाद। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके अंदर चरम सीमा पे हो। और देवीलाल का वंशज, देवीलाल का पुत्र, उसके जितने महकमे, उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है तो हद हो गई। सर्वनाश हत्या इस बात के ऊपर कहते हुए कि किसान बिरादरी का मंत्री है। जिस आदमी को चौधरी देवीलाल को, ओम प्रकाश चौटाला को 500 के और 100 के नोट का देवीलाल को जिसको फर्क नहीं था, पैसे से दूर रहते थे, उसका पोता इसलिए इकट्ठे करे कहीं म्यूनिसिपल कमेटी में, जो भी महकमे, पंचायत के महकमे, उसके महकमे प्रजातंत्र का नाश। क्यों नहीं करा रहे हैं पंचायत का चुनाव? जब पंचायत मंत्री खुद हो, अपने आप विधायक बनने को मन करता है, लेकिन हजारों लोगों को वो पंचायत के सरपंच बने, जिला परिषद में जाए, क्यों नहीं उनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि इनके खिलाफ हवा है, आज किसान खिलाफ है। तो मैं प्रेस वाले बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी एक मुहिम है। मुहिम क्या है? देश के अंदर बहुत से लोग, मैंने बहुत से लोगों से कांग्रेस के अंदर एक्स एमएलए, दूसरे मेरे साथी रहे हैं, बहुत से मैं संपर्क साथ दे हुए हूँ। इस दिन की जार थी, मैं थोड़े दिन से इंतजार कर रहा था कि चौधरी अली सिंह जी मुझे कहने में अपनी पार्टी ज्वाइन कर लो। इन्होंने 4-5 दिन पहले आदेश किया तो मैं ज्वाइन करने के लिए आ गया। बहुत से मेरे संपर्क में है, क्योंकि सारी कांग्रेस 10 साल तक मैंने चलाई। बहुत से लोग कांग्रेस के वहाँ दुखी हो गए, क्योंकि वहाँ पार्टी में फूट है, किसान की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते, मिलके राजनीति करते हैं, सुपारी खाते हैं कांग्रेस वाले लोग। आज यहाँ के लोग भी मुख्यमंत्री सुपारी खा के चंद्रबाबू एमपी बनाते हैं। फिर हम कैसे, क्या महात्मा गांधी के लोग थे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उस बात को? अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए आना पोज, तुम जाकर शाह जी से बात कर लेते हो। फिर हमारे ऊपर तुम्हारा दावा क्या है कांग्रेस का? मेरे पास फोन आया था कल परसों बहुत बड़े नेता का, मैं परसों अखबार में खबर आ गई है, कल मेरे पास रात को फोन आया परसों कि आप तो इतने हो, आप तो इतने वो रहे हो, इतने रहो, पार्टी चलाने वाले लोगों में से थे, आप इतने हमारे मित्र हो। मैंने कहा क्या तुम कांग्रेसी हो? मैं कांग्रेस की तरफ से तो कह रहा हूँ आपको। मैंने कहा कहाँ, कौन सी कांग्रेस की बात? आने वाला समय आ रहा है 2-3-4 महीने के बाद कि कांग्रेस को लोग ये कहा करेंगे वो कांग्रेस जो कोई कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी। तुम्हारे कारनामों ने कांग्रेस को धरातल पे पहुंचा दिया। फिर तुम किसान नेता की बात करके मुख्यमंत्री किसानों के नाम पे बनकर किसान की 73,000 एकड़ जमीन को नीलाम करा देते हो, फिर किसान की बात करते हो। प्रॉपर्टी एडवाइजर बन के, प्रॉपर्टी डीलर बन के हरियाणा को लूटते हो। कौन सी तुम्हारी आवाज में दम है? भाई वो आवाज में दम, मित्रों मैं बताता हूँ तुम्हें, नौजवान साथी भी खड़े हैं,
आज हरियाणा का भविष्य अंधकार में है। अगर प्रकाश की तरफ जाना है, रोशनी की तरफ जाना है, आपके बच्चे को रोजगार की तरफ जाना है, किसान के मान सम्मान के लिए कहीं जाना है, अर्थव्यवस्था हरियाणा की ठीक करने के लिए जाना है, और इन दब्बू और इनसे पीछा चढ़ाना भ्रष्टाचार से, तो एक बात मैं खुला समझता हूं कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कहां जाता है? वो जाता है अभय चौटाला जी की तरफ। हम आज उस रास्ते पे चले हैं। अभय जी, हम बिना लालच के हैं। हमारा एक साथी बाहर भी है, वहां भी आपका मेरा प्रोग्राम था। 8-10 हज़ार आदमी की रैली करके मैं इस प्रोग्राम को बड़ी रैली के तौर पे हम जगाधरी में करना चाह रहे थे। 25 तारीख डेट फिक्स भी होगी। भैया मैं क्षेत्रीय पार्टी से करके बहुत से लोगों को इस पार्टी में लगते, लेकिन कोरोना की वजह से चलो सामने मेरे को जवाब दिया, कहते अभी नहीं, 2 महीने बाद कर लेंगे, कोरोना है, कभी प्रशासन वाले फिर से बैन ना लगा। हम उत्तरी हरियाणा में भी, दक्षिणी हरियाणा में भी जन जन घर घर में जाकर के, आज झगड़ा वो नहीं है। एक नारा कभी मैं इस बात का मजाक किया करता था, समझते थे, बच्चे थे, चौधरी देवीलाल का करते यार कमेरा लुटेरा की है। कमेरा तो कौन है? किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी, वही तो कमेरा है। और लुटेरा यही अडानी अंबानी, ये जो तुम्हारी बीजेपी पार्टी है, यही तो लुटेरी। आज इन लुटेरों से हमें बचाना है। आगे आगे 14 साल आप होंगे, पीछे पीछे हम होंगे। जो भी बलिदान आज किसान से मजदूर से आप मांगोगे, हम आपके साथ खड़े हैं, लोगों को समझाएंगे। और भाई जो बच्चे बाहर खड़े हैं अंदर जाओ एक बार। जो बच्चे बाहर खड़े हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे अंदर आ जाओ, और जो आदमी बाहर है प्लीज अंदर आ जाओ। अंदर जगह है खड़ी होने। फिर जो साथ में बाहर जाना मीटिंग, यहाँ जाओ, क्या जाओ, यहाँ जाओ सर, यहाँ जाओ सर। खड़ी है बाहर से सब लोग अंदर है, तुम कहीं बाहर भी रहे थे, पटके ले सब, यहाँ जाओ सर। जो लड़के आए उनको पटके पहना। तो ये एक हमारी है, और यहीं से मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि जो हमने जो आंदोलन चलाया है प्रेस बंधुओं से सभी से, कि हमारे ये गुलामी है, इस गुलामी को प्रजातांत्रिक आज़ादी के लिए भी, किसान की मुक्ति के लिए भी, उसके विकास के लिए भी आप भी हमारा इस मिशन में सहयोग करना, और हम तो इनके सहयोग के साथ हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आए उनका भी धन्यवाद, चौथ साहब ने ज्वाइन कराया इनका भी धन्यवाद, प्रेस वाला है इनका भी धन्यवाद।